नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जवाब चाहिए के साथ डॉक्टर दानिश हाजिर हैं। आज हमारे पास एक एक्सक्लूसिव गेस्ट हैं, हनीफ अब्बासी साहब, वफाकी वज़ीर रेलवे और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। तो उनसे बात करेंगे। हनीफ अब्बासी साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच सर। आ रही है, क्लियर है जी। अच्छा सर, मैं इससे पहले कि मुल्क के अहम तरीन हालात और मामलात पर आपकी राय लूँ, आप एक अहम रहनुमा भी हैं और काबीना का हिस्सा हैं, माशाल्लाह माजी में भी रह चुके हैं। तो मैं ज़रा, क्योंकि आपको एक बहुत अहम शोबे की जिम्मेदारी दी गई है, वो फेडरल मिनिस्टर हैं आप रेलवे के, और रेलवे एक बहुत अहम तरीन पाकिस्तान का शोबा है जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ पाकिस्तान की आवाम से भी होता है। अच्छा, अब सवाल यह है कि इस वक्त इस अहम तरीन रेलवे के जो आप वज़ीर हैं, ज़ाहिर है आप अभी आए हैं, आपको बहुत सी ब्रीफिंग मिली होगी, बहुत से इक़दाम आपने करने हैं, प्लानिंग पॉलिसीज़, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं ज़ाहिर है कि हम जानना चाहेंगे, क्योंकि जहां हमें पता है कि 68,000 के करीब, उससे भी ज़्यादा इस वक्त रेलवे में मुलाजिमीन हैं, कोई 1 लाख से ज़्यादा लोग पेंशन ले रहे हैं, रेलवे की ज़मीनों पे कब्ज़ा भी बहुत है, उसके किराए भी बहुत आते हैं, रेलवे को तकरीबन कोई 55 अरब रुपए का खसारा भी है। अब इस रेलवे के आप वज़ीर बने हैं सर, तो इन चीज़ों के अलावा आप क्या समझते हैं सर, इस वक्त मौजूदा रेलवे को जो अहम तरीन इदारा है, उसके क्या चैलेंजेस हैं आपके नज़र में? अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि डॉक्टर साहब आपने बड़ी अच्छी निशानदेही की कि ये एक ऐसी सवारी है आम लोगों के लिए कि जो मैं समझता हूँ कि आम लोगों की दस्तरस में है, यानी किराया भी कम है। उसके अलावा अगर आप ट्रेन का सफ़र देखें तो बाकी अपना जो आपकी गाड़ियाँ हैं, बसें हैं, इनसे ज़्यादा कंफर्टेबल भी होना चाहिए, है भी है, हमारी बहुत सी ट्रेनों में ये चीज़ें हैं भी। लेकिन मैंने डॉक्टर साहब आते ही लोगों की तरह शुभदाबाजी का मुजाहरा नहीं किया, आपने देखा होगा। मैंने आकर ये नहीं कहा कि कल एक ट्रेन चल रही थी तो उसका नाम सुबह तब्दील करके मैं उसकी इनॉग्रेशन शुरू कर दूं, बल्कि मैंने ये किया, और ये मैं सोच के आया हूं कि जो इस वक्त सिस्टम एग्जिस्ट करता है हमारा रेलवे का, मैंने इसको अपलिफ्ट करना है। उसमें 2-3 चीजें मैं आपके गोशगुजार करता हूं, और आपके वसातत से जो मेरे कोलीग, यानी कोलीग से मुराद जो मेरी टीम है, रेलवे के अफसरान जो है, मैं उनको अपनी एक टीम समझता हूं आज की डेट तक, और उनको साथ लेके मैंने चलना है और उन्हीं से मैंने काम लेना है। और जैसे आपने हमारे रेलवे के मजदूरों की बात की, रेलवे के एहलकारों की बात की जो वहां पे काम करते हैं, तो वो भी मेरे, आप ये ज़हन में रखें कि वो मेरे सर का ताज है। इसमें बुनियादी चीज़ जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि पंक्चुअलिटी, यानी ट्रेन का टाइम पे चलना मैंने प्रायोरिटी दे दी है, अपने अफसरान को टारगेट दे दिया है। क्लीननेस, सफाई सुथराई, दूसरी सेफ्टी जो है इस वक्त रेलवे की, मैं मानता हूं, आपके सामने एडमिट करता हूं कि कोयटा से लेके कराची तक हमारा जो सेफ्टी का निज़ाम है वो दरम बरम है। उसमें कोई मैं दूसरी राय या कोई झूठ बोलने का ना, मैं इस वक्त ML1 की बात करूंगा, ना ML2 की बात, ना बुलेट ट्रेन की बात, ना ग्लास ट्रेन की बात, मैं किसी चीज़ की बात नहीं करूंगा। हाँ, मैं ये जो अभी आपने ज़मीनों के बारे में कहा है, मैंने तमाम रिकॉर्ड मंगवा लिए है, अपने तमाम DS जो है और जो CO हमारा रेलवे है, चेयरमैन रेलवे है, सबको टारगेट दे दिया है कि अपने अपने डिवीजन के अंदर जहां जहां इंक्रोच है, जैसे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने एक बड़ा एहसन इकदाम किया, बगैर किसी इन्फ्लुएंस के, बगैर किसी ताकतवर हो, गरीब हो, अमीर हो, मिडिल क्लास हो, अगर हुकूमत की जगह उसके पास है वो वापस ले ली गई है पंजाब में। इसी तरह रेलवे की ज़मीनें मैंने टारगेट दी है विद इन 60 डेज। जो कोर्ट केसेस है वो भी मैंने रिकॉर्ड मंगवा लिया है ताकि मैं उसको एड्रेस कर सकूं। लेकिन मैक्सिमम प्राइम जगह हमारे पास है डॉक्टर साहब। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम रिडेम्को एक कंपनी है हमारी जिसे हम रेलवे एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी कहते हैं। ये इसका काम ये है कि हम प्राइम जगहों को बेच तो सकते नहीं हम रेलवे को किसी सूरत जमीन को, लेकिन हम जॉइंट वेंचर के ऊपर अरबों रुपए कमा सकते हैं। बजाय इसके कि हम लोगों के पीछे भाग रहे हों, हम अपना खसारा भी पूरा करेंगे
और इंशाल्लाह ताला हम इसमें बेहतरी भी लाएंगे। दो चीजों की, एक और चीज जिसकी तरफ मैं बड़ी तेजी के साथ जा रहा हूं, जो दुनिया की जो ट्रेन सर्विस है इस वजह से प्रॉफिट में जाती है और फिर वो सब्सिडाइज करके पैसेंजर्स को सब्सिडाइज करते हैं, वो है कार्गो ट्रेन। अगर आपकी कार्गो जो है, इसकी इस वक्त मैं मानता हूं कि हमारी कार्गो भी जो है 4 या 5% पूरा पाकिस्तान का उठा रही है ट्रेन। उसके अंदर वैगन्स की कमी, फला चीजों की कमी, इन चीजों को एड्रेस कर रहे हैं। 60 डेज का ये भी टारगेट है कि हम अपने रेवेन्यू को 23-24 से ज्यादा लेके जाएं। लेकिन पैसेंजर ट्रेन के हवाले से एक मैं बात बताना चाहता हूं आपको। पैसेंजर ट्रेन में 2023 में हमने 35 अरब रुपया रेवेन्यू कमाया सर, 2024 में 47 अरब, और अब मेरे आने के बाद हमने जून तक टारगेट जो रखा है 55 अरब रुपए का रखा है सर। इसके अलावा जो स्टेशंस की अपग्रेडेशन है डॉक्टर साहब, स्टेशंस को मैं जो बातें कर रहा हूं, अल्लाह ताला ने हमेशा मुझे इसमें मदद की है और मुझे कामयाबी हुई है। और लोगों को मुझसे बड़ी तवक्कुआत है, आम लोगों को मुझसे बड़ी तवक्कुआत है। मैं तमाम स्टेशंस को जो है वो अपलिफ्ट करने जा रहा हूं। मैं अपनी इसी रेलवे को बहुत सारी ट्रेनें, हमारी पैसेंजर ट्रेनें जो हैं वो आउटसोर्स हैं, यानी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत है। अब मैं कार्गो भी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत देने जा रहा हूं। हम रेलवे की निजकारी नहीं करेंगे सर, रेलवे एक हमारा एसेट है सर, रेलवे हमारे पास रहेगा सर, लेकिन रेलवे को हम इंशाल्लाह इतने प्रॉफिट में ले जाएंगे कि हमारे जो लोग होंगे, हमारे जो एम्प्लॉयज़ होंगे, अब इन्हीं के बच्चों के जो स्कूल हैं और जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, मैं इनको भी अपलिफ्ट करने जा रहा हूँ, ताकि हमारे रेलवे के जो मुलाजमीन हैं उनके बच्चों को, इस वक्त 4800 के करीब बच्चे पढ़ते हैं उन 14 स्कूलों के अंदर, तो वो उनको हम क्वालिटी एजुकेशन देने जा रहे हैं। रूटीन वाली अपना 34 टीचर क्या पढ़ाएंगे इन 14 स्कूलों के अंदर, तो हम वो देने जा रहे हैं। हॉस्पिटल्स को अपलिफ्ट करने जा रहे हैं। तो ये इकदाम जो इस वक्त एग्जिस्ट करती है मेरी रेलवे, और उनकी सेफ्टी के हवाले से स्कैनर लगाने जा रहे हैं उनके। इसी तरह जो रेलवे पुलिस है सर, रेलवे पुलिस में हमें अफसर अच्छा मिल गया जी, आईजी, जो सीटीडी को भी उसने डेवलप किया है, उसे नेक्टा भी खड़ा किया, बलूचिस्तान पुलिस भी। अब हमने उसको टास्क दिया है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा है कि हमें रेलवे भी खड़ी करके दें, तो उसके लिए भी हम इंशाल्लाह इक़दाम कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा सर, दो चीज यहाँ पे बताइए। मैंने बिल्कुल आपको टाइम दिया, आपने बड़ी खूबसूरती से ब्रीफ किया है, बहुत सारे सवालात थे वो आपने ही उसके जवाब दे दिए हैं। मसलन 7 मजीद ट्रेनों को निजी शोबे के हवाले, अभी आपने कहा है कि प्राइवेट पार्टनरशिप करना है, आपने इसको आउटसोर्स नहीं करना, ये आप जरा क्लियर कर दीजिए। क्या पहले कोई जो 7 ट्रेनें हैं या मजीद और ट्रेनें हैं जो मुसाफिर ट्रेनें, वो पहले कोई निजकारी हुई हुई है, आउटसोर्स हुई हुई है या नहीं हुई हुई है? और क्या फैसला हुआ है? नहीं, कोई निजकारी कर दिया है क्या? आप नहीं, कोई निजकारी नहीं है डॉक्टर साहब। ये ऑप्शन होती है हमारी ट्रेन, कोई निजकारी नहीं है। तमाम ट्रेनें पहले भी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत चल रही हैं, लेकिन हमारी कार्गो नहीं चल रही थी, अब वो भी चलेगी जी। और जो भी अर्निंग होगी हम अपने एम्प्लॉयज की। अच्छा, आप ये बताइए कि आपने आईजी ले लिया, आप सेफ्टी की बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान रेलवे को जहां आपने सफाई की बात की, टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपने बात की, बड़ी अच्छी बातें की हैं, बड़ा आपका टारगेट है। लेकिन सर, अब जो मौजूदा सूरत हाल इसका है, अंदाजा डॉक्टर साहब यहां से लगा लेना, बहुत बड़ा। सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूं, सॉरी मैं बात काट, आप देख लेना 10 दिन के अंदर ये मेरी, मैं आपको कोई कागज पेंसिल लेके नहीं बैठा हुआ, ना कंप्यूटर खोल के, लेकिन ये 10 दिन की मेरी रैकी समझ लें, मेरी स्टडीज समझ लें, मेरी इंफॉर्मेशन समझ लें, मेरी प्रेजेंटेशन के जरिए जो उन्होंने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सब ने बड़ा, मैं सबको क्रेडिट देता हूँ, तमाम अपनी टीम को, कि उन्होंने बड़ी सिंसेरिटी के साथ मुझे एक एक चीज़ जो है, और मैंने अपने स्टाफ से सबसे ये भी कहा है कि मैं किसी सूरत में ये बर्दाश्त नहीं करूँगा कि हम एक दूसरे को किसी सूरत भी चीट करें। हमारा ट्रस्ट जो है ना, वो दिन ब दिन वो बिल्ड होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, मुझे सर ये बताइए कि क्योंकि पाकिस्तान रेलवे को जहां सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, टाइमिंग है, क्लीननेस है, अपग्रेडेशन है, सब चीजें बेहतरीन है, बेहतरीन करने जा रहे हैं आप, लेकिन मुझे ये बताइए इस वक्त मेजर चैलेंजेस जैसे जाफर एक्सप्रेस में हमने देखने को मिला, इसकी सिक्योरिटी के लिए आप क्या कर रहे हैं सर? क्योंकि आपके आते ही एक बहुत बड़ी दहशतगर्दी हुई है और वो पाकिस्तान रेलवे के हवाले से है।
तो दहशतगर्दी से निपटने के लिए आप अपने लेवल पर किस तरह इसको मैनेज करने जा रहे हैं सर? ये देखें ना डॉक्टर साहब, ये तो वो फिनोमेना है कि आप देखें, ये तो बलूचिस्तान के अंदर हो, केपीके के अंदर, अब तो कोई दूसरी राय नहीं रहेगी। अभी इंडिया का जो पूरे चैनल्स हैं वो चीख के जिस तरीके से अभी जाफर एक्सप्रेस पे हमला हुआ भी नहीं था तो उन्होंने उसके ऊपर हमले की खबर दे दी थी। और फिर उसके बाद ये है कि जो ही हमला होता है तो वो पूरे चैनल चीख उठते हैं और फिर 200 ताबूत की बात करते हैं, 300 ताबूत की बात करते हैं। लेकिन हुआ ये कि उसमें हमारा एक रेलवे पुलिस का कांस्टेबल शहीद हुआ और जो 6 लोग उसमें एफसी के थे वो आते ही शहीद हो गए सर। लेकिन आप देखें कि जो इस वक्त बलूचिस्तान में हमारी रेलवे लाइन है, बलूचिस्तान पाकिस्तान का 46% है रकबे के लिहाज से। आबादी ठीक है उसकी 1 करोड़ 40 होगी, 30 होगी, लेकिन ये दुश्वार गुजार इलाकों से गुजरता है और इसके अंदर पिकेट्स भी थी, पिकेट के ऊपर भी वो हमलावर हुए। आपको पता है कि मारने वाला जो है ना वो ज़्यादा जिसे कहते हैं अपर हैंड होता है, उसको एडवांटेज होता है। लेकिन उन्होंने अपनी जामे शहादत नोश किया सर और फिर उसके बाद भी उसको एड्रेस किया गया। लेकिन जो आपका क्वेश्चन है ये सारे हमारे पूरे ट्रैक में है। मैं आप वजाहत कर दूं, हमारा एक स्कैनर भी ठीक नहीं है। अब स्कैनर्स को बारी बारी हम देखने जा रहे हैं। अब कोयटे का जो रेलवे स्टेशन है अगर उसको देखें तो वो इतना वनरेबल है कि चारों तरफ से वो खुला है। उसको भी इंशाल्लाह ताला निजी शोबे के तावन से हम उसको शेल्टर देने जा रहे हैं, उसको फेंस लगाने जा रहे हैं और बेहतरीन करने जा रहे हैं। कोई ड्रोन्स टेक्नोलॉजी के तहत भी हम चाहेंगे कि हम इन दुश्वार गुरार इलाकों से जब हमारी ट्रेन गुजर रही हो तो वो उसको मॉनिटर कर सकें। सेफ्टी के हवाले से जैसे बात की कि हम मतलब कि उसको रिफॉर्म्स करने जा रहे हैं इसकी रेलवे पुलिस की। हमारे पास लोग नहीं है रेलवे पुलिस में, आसामियाँ खाली थी, वो मैंने आईजी साहब को कह दिया है। उनकी ट्रेनिंग के लिए कह दिया, हम अपने कमांडोज ट्रेन करेंगे, सीटीडी के ज़रिए ट्रेन करेंगे और कमांडोज के ज़रिए ट्रेन करके हम अपनी ट्रेन के अंदर उसके लिए जगह बनाएंगे। अपने तमाम जितने कराची तक के हमारे स्टेशंस हैं वो कोशिश करेंगे कि वो इतने फूल प्रूफ हो जाएं कि वहाँ से किसी दहशतगर्द का, किसी ऐसे शख्स का इंतशारी का निकलना नामुमकिन हो जाए। फिर दूसरी बात जो चैलेंजेस आप कह रहे हैं, हमारा चैलेंजेस ये हैं, देखें आप कराची से जब आते हैं तो रोड़ी तक का एरिया जो है आपको जो ट्रेन है वो डीरेल होती नज़र आती है। एक तो सैलाब के बाद हमारी जो पटरी है, ट्रेन है, ट्रेन की पटरी है, वो उसको एड्रेस नहीं किया गया। दूसरा ये है कि हम ML1 बहुत अरसे से सुन रहे थे लेकिन उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ अभी तक, आज की डेट तक। अब डिफरेंट हम एग्रीमेंट्स की तरफ जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ पैरेलल हम ये भी सोच रहे हैं डॉक्टर साहब कि हम पोर्शन वाइज जो ज़्यादा क्रिटिकल है, जैसे कराची से रोड़ी है, यहाँ से इसको हम एड्रेस कर लें जल्दी, क्योंकि यहाँ पे ट्रेन की स्पीड बहुत कम हो जाती है। फिर इसी तरह लाहौर और रावलपिंडी का जो फासला है हम कोशिश करें 2.5 घंटों में पहुँचा दें। फिर देखिए आप किस तरह होता है कि पाकिस्तान रेल किस तरह तरक्की करती है। और ये हो सकता है, ये मुमकिन है, ये भी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत इन्वेस्टमेंट मोड में ये काम हो सकता है कि हम कर्ज लेने की बजाय हम इस तरफ देख रहे हैं और लोगों की हमारी तरफ इस वक्त निगाहें भी हैं। और इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह ताला के यहाँ उम्मीद है, जैसे पहले आप मेरे जितने प्रोजेक्ट्स आपने देखे हैं वो हमने मुकम्मल किए हैं, ये भी इस नीयत के साथ कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान के लिए काम करना है डॉक्टर साहब, और ये पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह गेम चेंजर साबित होगा पाकिस्तान रेलवे। ये मेरा आपसे वादा है, अल्लाह ताला ने चाहा। बड़ी बात है, बड़ी है। लेकिन सर मुझे एक थोड़ा सा मुख्तसर से ये भी बता दीजिए, क्योंकि 55 अरब रुपए का खसारा है, 55 अरब रुपए का, और बढ़ रहा है, रेगुलर बढ़ रहा है। मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता। जाहिर है इस सिलसिले में 2 बातें हैं कि हुकूमत पाकिस्तान रेलवे को किस हद तक इस जो 55 अरब का खसारा है उसमें सपोर्ट कर रही है, और रेलवे इस खसारे को ख़त्म करने के लिए क्या हिकमत अमली करने जा रहा है। कोई प्लानिंग आपकी छोटी सी सर मुख्तसर, ताकि मैं अहम इश्यूज की तरफ देखिए। पहली बात तो डॉक्टर साहब मैं सिर्फ गुजारिश ये करने जा रहा हूँ कि ये बात तो कोई दुनिया भूल जाए कि हुकूमत हमारे पीछे नहीं खड़ी। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब ये असाइनमेंट दी, और पहले भी जब वो असाइनमेंट दिया करते थे तो हर असाइनमेंट में मेरे पीछे खड़े होते थे। ये असाइनमेंट जब दे रहे थे तो मैंने कहा ये बहुत बड़ा चैलेंज है जनाब वज़ीर आज़म। तो उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह मैं आपके पीछे खड़ा हूँ। मैं आपको एक बात बताऊं कि इस वक्त हमने वो खसारा देखे ना, पहले
अब 2023 से हम इस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। अगर पैसेंजर ट्रेन में हम दिन ब दिन हमारे बिलियंस बढ़ रहे हैं, बिलियंस, कहाँ 39, कहाँ 47, कहाँ 47, कहाँ 55। हमारा ये कोशिश है कि हम पेंशन के हवाले से, क्योंकि तमाम डिपार्टमेंट को हुकूमत पाकिस्तान ही पेंशन देती है, तो अगर पेंशन का बोझ हमारा हुकूमत पाकिस्तान उठा लेती है तो मैं आपको 3 साल के अंदर अंदर पूरा रेलवे जो है ना, मेरा आपसे वादा है डॉक्टर साहब कि पूरे रेलवे को मैं अपने पांव पे खड़ा कर दूंगा। क्या बात है सर, 3 साल नोट कर लिया इंशाल्लाह। अभी आपकी हुकूमत बाकी है तकरीबन कोई 4 साल और है, तो हम जरूर इस पे देखेंगे। और आपने एक शर्त रखी है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पेंशन की जिम्मेदारी, पेंशन उठा ले। तकरीबन 1 लाख लोगों की पेंशन है। बहुत सही बात की आपने। मैं आता हूं सर, जरा से मुझे ये बताइए सर, क्योंकि आप काबीना में भी हैं, PMLN में भी हैं, सीनियर मुस्लिम लीग नून के इस वक्त लीडर हैं। बड़ी तेजी से पाकिस्तान में दहशतगर्दी जो है वो बढ़ रही है, खासकर 2 सूबों में। आपके लिहाज से सर, आप क्या समझते हैं कि जो दहशतगर्दी बहुत तेजी से 2 सूबों में आई है, जो तकरीबन खत्म हो गई थी, उसकी क्या वजूहात समझते हैं, क्यों आ गई है सर? सर पहली वजूहात तो अब दुनिया पूरी को पता चल गया सर, अब इसमें तो कोई 2 शक राय नहीं रह गई। पहली वजूहात तो यह है कि मियां नवाज शरीफ की हुकूमत को ख़त्म करना, पहली वजह, सिंपल इज़ दैट। क्या जब मियां नवाज शरीफ की हुकूमत को ख़त्म किया गया मुल्क में दहशतगर्दी थी सर? आप जवाब दे दें सर। बेरोज़गारी थी? आप मुझे जवाब दे दें सर। क्या मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही थी? सारा कुछ था। मैं उधर नहीं जाता, आपने सवाल किया, मैं स्पेसिफिक उधर ही रहूँगा। भाईजान, जब हमने एक अनाड़ी को हुकूमत दी, उस अनाड़ी ने 45,000 खुद मुंह से मांग, पूरे हर जगह के ऊपर उनकी वीडियो पड़ी हुई जिसमें वो कह रहे हैं कि ये हमारे भाई हैं, इनको हम वापस लेके आएंगे। वो लेके आया, उन दहशतगर्दों को लेके आया। आपको भी दहशतगर्द कहना पड़ेगा, मुझे भी दिलेरी के साथ दहशतगर्द कहना पड़ेगा, तमाम इंटेलेक्चुअल्स को कहना पड़ेगा, तमाम पॉलिटिशियन को कहना पड़ेगा। ये इस वक्त मुल्क उन खतरात में घिरा हुआ है। अल्लाह ताला के फजल करम से जाफर एक्सप्रेस के हवाले से जो एक्शन किया गया, डॉक्टर साहब, मैं खुद समझता था कि ये APS वाला वाक़े से बड़ा वाक़या होगा, क्योंकि मुझे लम्हा ब लम्हा खबर मिल रही थी कि 9 सुइसाइडर हैं, 70 के करीब मुसल्ला जत्थे ने हमलावर हुए थे। जाते ही उन्होंने हमारे जो FC के लोग थे उनको मार दिया, फिर वहाँ से लोगों को चुन चुन के मार रहे थे। आप अंदाज़ा लगाएं डॉक्टर साहब, हमारी फोर्सेस के प्रोफेशनलिज्म को कहते हुए ना, शर्माए ना। आज अगर कोई शर्माएगा ना, अगर आज कोई अपनी फोर्सेस के पीछे खड़ा नहीं होगा, मैं दिल से कह रहा हूं, अगर आज ना खड़ा होगा तो फिर कल गिला ना करे। बार बार मैं एक बात की निशानदेही आपके प्रोग्राम में करता आया हूं डॉक्टर साहब, आज नहीं कह रहा। वेलकम बैक। जी हनीफ अब्बासी साहब, जाते हुए मैंने सवाल आपको दिया था, फिर रिपीट कर देता हूँ। जी डॉक्टर साहब, मैंने आपका सवाल सुन लिया। ये बताइए कि सवाल सुन लिया है, चले, बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब, आपने बड़ा मैं कहता हूँ कि आपने बहुत ये बातें करने वाली हैं। आज ये बातें करने वाली नहीं है, किसी की माँ बहन और बेटी की इज्जतों को उछालने वाली बातें नहीं करनी। आज हमने यही बातें करनी कि इसका सोल्यूशन क्या है, इस वक्त हो क्या रहा है। ये अपनी सोई हुई कौम को जगाना भी तो है ना। हम समझते हैं कि हमारी दुकान चल रही है, बड़ी अच्छी बात है जी, आज हमारी बिक्री भी अच्छी होगी, मेरी फैक्ट्री चल रही है जी, बहुत अच्छी बात है जी, मेरी नौकरी बड़ी अच्छी है जी, मेरे बच्चे भी अच्छे पढ़ रहे हैं जी। और भाईजान, ये साथ लगी हुई आग आप तक पहुंचने में देर नहीं करेगी। हमें जागना होगा। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत ने नेशनल सिक्योरिटी का इजलास बुलाया, मैं भी उसमें मौजूद था। आप अंदाज़ा लगाएं कि नेशनल सिक्योरिटी के इजलास में एक पार्टी जो है वो गैर हाजिर होती है, और उस गैर हाजिरी का मतलब यह है कि हम खड़े किसके साथ है? दहशतगर्दों के साथ। यानी आपने जो नेशनल सिक्योरिटी का इजलास बुलाया, इसकी कोई अहमियत नहीं है। खुदा ना खास्ता इस पाकिस्तान की कोई अहमियत नहीं है। हमें अपने मफादात अजीज़ हैं, हमें अपने बारी से मिलाएं, उसे इक़्तिदार में लाएं, फिर हम आपके पाकिस्तान को बचाएंगे। वरना पाकिस्तान खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक जाए भाड़ में। भाईजान, ये जहाँ सोच हो जाए तो उस सोच को फिर ये कहना कि हम फलां अलहदगी पसंदों को बुलाएंगे, उनके साथ मीटिंग्स करेंगे, तो ये प्रेशर डालना पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है डॉक्टर साहब, न्यूक्लियर पावर है। और पाकिस्तान के उन नौजवानों को जो बात आधे में रह गई, उन कमांडर्स को, ज़रार वालों को पूरी दुनिया इस वक्त सलाम पेश कर रही है।
उस वाक़े की मजम्मत अक़वाम मुत्तहिदा ने की, अमेरिका ने की, चाइना ने की, यूरोपियन यूनियन ने की, नहीं की तो पाकिस्तान में मौजूद इस इंतशारी टोले पीटीआई ने नहीं की, उन्होंने नहीं की, उन्होंने उसकी मजम्मत नहीं की, बाकी सारी दुनिया ने मजम्मत की। अब करना क्या है डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब करना ये है कि हमें पीएसडीपी नहीं चाहिए सर, हमें लोगों जो लोग ये अच्छा ये महरूमी का, पसमानदगी का ये रोना भी जो है ना, ये भी एक ड्रामाई अंदाज के किया जाता है। ऐसी सूरत हाल नहीं होती। कभी किसी ने गुर्बत में अपने घर को आग लगाई है सर? कभी सुना है किसी गरीब आदमी ने अपनी झोंपड़ी को आग लगा दी हो, अपने 5 मरले के घर को आग लगा दी हो, 10 मरले के घर को आग लगा दी हो? इस तरह तो कभी भी नहीं हुआ। ये तो एक प्लानिंग है। 1-1 लाख रुपए पे हायर किए जा रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर लोग। 9 कौंसल खाने हिंदुस्तान के क्या कर रहे हैं उसके साथ, अफगानिस्तान के साथ। फैसला ये हुआ है कि इन दहशतगर्दों का मुकाबला किया जाएगा, इनका पीछा किया जाएगा, मुकाबला नहीं, इनका पीछा किया जाएगा। ये भागकर जिस मुल्क में जाएंगे वहां भी हम जाएंगे। डॉक्टर साहब हमारे पास ये सलाहियत मौजूद है। ये जो बातें होती है ना जी, हमने इतने 100 साल किसी को नहीं आने दिया, वो जो बातें थी ना डॉक्टर साहब, वो बातें थी एक बंदूक की दूसरी बंदूक के साथ। आज पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला के फजल करम से इसकी फोर्सेस जो है ना, वो लेटेस्ट जो इक्विपमेंट है उससे लेस है। अब तो अमेरिका ने भी ये तस्लीम कर लिया है कि हमारा जो वेपन था, जो पाकिस्तान बार बार कहता था कि आप अपना वेपन साथ लेके जाते हैं, आज देखें ना उनके पास ऐसे ऐसे जदीद असले हैं और जिसकी वजह से वो पाकिस्तान पे हमलावर होते हैं, लेकिन फिर उनको मुंह की खानी पड़ती है, मुंह की खानी पड़ती है। तो इसलिए हम पीछा करेंगे, यहाँ भी पीछा करेंगे और जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ भी पीछा करेंगे। पाकिस्तान जो है वो तर्न वाला किसी के लिए साबित नहीं हो सकता, ना है। इसलिए ये फैसला हो चुका है। बाकी रह गया हमें अपनी गलियाँ नहीं चाहिए, अपने मोहल्ले साफ सुथरे तो हैं ही अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, जैसे आप करना है, हमें क्या करना चाहिए? जैसे सीटीडी पंजाब है ना सर, आप देख लें, सीटीडी पंजाब का मुकाबला किसी सीटीडी से नहीं है। केपीके वाले 13 साल हो गए, 13 साल से सर, 13 साल से वो अपना सीटीडी नहीं बना सके सर। और आज डरे बैठे हैं सर। एक खबर देता हूं आपको, वो डरे बैठे हैं। उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ने अपने आला पुलिस अफसरान को कहा है, सुन लें, उन्होंने कहा है कि आपको ज्यादा एक्ट करने की जरूरत नहीं है, एएनपी खत्म हो गई थी रिएक्ट करके, हमें रिएक्शन की जरूरत नहीं। यानी उन्होंने तो हथियार डाल दिए हैं, लेकिन पाक फौज ने हथियार नहीं डाले सर, पाकिस्तान ने हथियार नहीं डाले सर, रियासत ने हथियार नहीं डाले सर, ना कभी डालेगी। ये जिसका ख्वाब है वो ख्वाब हम चकनाचूर कर देंगे इंशाल्लाह ताला, लेकिन पूरी कौम को पीछे खड़ा होना पड़ेगा। अपनी लड़ाइयां हम बाद में लड़ लेंगे, इंटेलेक्चुअल्स को भी क्लियर होना पड़ेगा। देखें वायरल बड़ा अच्छा आपने पॉइंट रेज किया है, बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है, बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया। मैं यहां पे आऊंगा कि अगर केपीके के वजीर आला ने अपने पुलिस या आईजीज के सामने ये हालात रखे हैं, तो उनका हमने मीडिया में ये बयान भी सुना है कि हम, जाहिर वजीर आला वो केपीके हैं, कि हम अपने सूबे में किसी भी किस्म के एक्शन को नहीं होने देंगे। तो सर 2 ही सूबा इस वक्त मेन है ना, एक सूबा बलूचिस्तान है और एक सूबा केपीके है। तो अगर सूबे का वजीर आला ओपन ये कह रहा है कि मैं नहीं होने दूंगा, तो दहशतगर्दी के खिलाफ आप इकदाम कैसे करेंगे? देखिए, अगर पहली बात तो यह है कि इस मुल्क की बदकिस्मती है कि कहाँ बड़े बड़े वज़राए आला आया करते थे केपीके के अंदर, और आज मतलब जिस, मैं नहीं कहना चाहता जो म्यार, क्या म्यार रह गया आज कि हमारे वज़ारत आला का जिस मनसब पे वो शख्स बैठा हुआ है, आज वो ये बात कह रहा है तो वो भूल से कह रहा है, भूले से कह रहा है। भाईजान हो सकता है कि पहली गर्दन वहाँ से आके वही उड़ाएं और कहें कि भाईजान हमें तो ऐसे बंदे चाहिए नहीं जिनके पास शहद वाली बोतलें हों। वो तो शहद वाली बोतलों के आपको पता है ना, वैसे ही बेशक खिलाफ हैं या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर शहद की बोतल निकल आई तो फिर इनका क्या हाल होगा। तो इसलिए इनको चाहिए ये कि होश के नाखुन लें, होश के नाखुन लेते हुए ऐसी गुफ्तगू करें जो पाकिस्तान के मफाद में हो। पाकिस्तान किसी एक अली अमीर गंडापुर का नहीं है कि तमाम पख्तून जो है वो पाकिस्तानी है। ये सियासी मफाद, सर डॉक्टर साहब, ये सियासी मफाद की खातिर बात की गई और बुजदली का मुजाहरा किया गया। आज हमारे नौजवान जो है सरहदों के ऊपर 2650 किलोमीटर लंबी आपकी ड्यूरेंट लाइन है, आपको पता ही है, तो वहां से तो हम घुसरेनी ना दे रहे। तो होता क्या है, यहां पे हम फैसिलिटेटर बन रहे हैं। फैसिलिटेटर पाकिस्तानी बलोच है, फैसिलिटेटर पाकिस्तानी पख्तून है, फैसिलिटेटर पाकिस्तानी पंजाबी है,
फैसिलिटेटर पाकिस्तानी सिंधी है, फैसिलिटेटर पाकिस्तानी उर्दू स्पीकिंग है, इसमें तो कोई राय नहीं है, कोई दूसरी। अब फैसिलिटेटर को भी घर तक पहुंचाना है सर, अंजाम तक पहुंचाना है, और उनके हैंडलर्स को भी पहुंचाना है। हिंदुस्तान की हालत ये है। और फिर दूसरी बात तो ये देखें ना डॉक्टर साहब, हम किस पे हमलावर हो रहे हैं। पूरी दुनिया का एक मॉडल है कि वो आपके सिपाही सलार के खिलाफ, आपके इंस्टीट्यूशन के खिलाफ, फौज के खिलाफ जो इस वक्त घरौनी साजिश की जा रही है, मैं तो क्रिस्टल क्लियर और मैंने अलम उठा लिया है कि हमने खड़े होना है, फ्रंट पे खड़े होना है, फ्रंट पे खड़े होकर दिफा भी करना है और अपने नौजवानों के पीछे खड़े होना है, ताकि हमारे जो नौजवानों का एक्शन बताएं सर, एक्शन बताएं। वजीर आला केपीके मना कर रहा है कि मेरे सूबे में कोई एक्शन नहीं होने देंगे। मरकजी हुकूमत और रियासत क्या फैसला करेगी सर इस पे? रियासत वो फैसला करेगी जो पाकिस्तान के हक में होगा, और वो फैसला कर लिया गया है। वो फैसला ये कर लिया गया कि जो पाकिस्तान का दुश्मन है वो हम सब का दुश्मन है, और पाकिस्तान का दुश्मन किसी नस्ल से हो, किसी रंग से हो, किसी मुल्क से हो, किसी सूबे से हो, उसको नहीं छोड़ा जाएगा, ना रियासत में छोड़ा जाएगा इसके अंदर, ना इससे बाहर। आप गवर्नर राज लगाने जा रहे हैं क्योंकि पीएमएलएन के जो वहां के केपीके के नुमाइंदे हैं, लीडर्स हैं, और वहां के जो इवन के गवर्नर ने भी ऐसे हालात को देखते हुए केपीके में गवर्नर राज लगाने की बात की है, इमरजेंसी लगाने की बात की है। जाहिर है इसके बाद ही कोई मरकजी हुकूमत एक्शन ले सकती है। नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो एक जिम्मेदार आदमी हूं, जिम्मेदार जगह पे बैठा हूं, मैं कैबिनेट में बैठा हुआ हूं। हमने ऐसी कोई बात अभी तक ना सोची है, ना उस पर कोई अमल होने जा रहा है। ऐसी कोई बात हुकूमती सतह के ऊपर ज़ेरे गर्दिश भी नहीं है। आप एक्शन लेंगे, लेकिन अगर वजीर आला आपको नहीं दे रहा है घुसने, आपका कॉपरेट नहीं कर रहा है, वजीर आला ने वो देखे छोड़े। अब मैं एक लफ्ज कहने लगा, कैसे क्या पिद्दी और पिद्दी का शोरबा, कैसी बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब? मेजर दहशतगर्दी हो रही है सर, मेजर दहशतगर्दी। जी जी डॉक्टर साहब सुने तो सही, डॉक्टर साहब सुने तो सही, डॉक्टर साहब सुने तो। वो एक लफ्ज है ना, क्या पिद्दी और पिद्दी का शोरबा, ये कैसे मुमकिन है कि वो अली बिन गंडापुर को हम पाकिस्तान में दहशतगर्दों को घुसने देंगे? हमारे वो जो अड़ियल जवान बैठे हुए अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, डेली जनाजे उठ रहे हैं, माएँ अपने लफ्ते जिगर को कब्रों में लेके जा रही हैं। 28 दिन का दूल्हा जो है वो शहीद होकर कब्र में अल्लाह ताला के पास जाता है। मैं कहता हूं कि इन शहादतों के नतीजे में ये पाकिस्तान दोबारा इंशाअल्लाह ताला उसी तरह फले फूलेगा। ये शहादतें रायगा नहीं जाएंगी। हुकूमती फैसला भी है, पाकिस्तानियों का फैसला भी है, लेकिन मैं पाकिस्तानियों को आपके प्रोग्राम की वसातत से कहता हूं कि ये आप ज़हन में रख दें कि ये आपके लिए ये मौका ऐसा मौका है कि जिस मौके को दुनिया को हमने अब पैगाम देना है। आपका हिंदुस्तान का मीडिया तो देखे ना, आप तो हर चीज मोबाइल आपके पास है, वो क्या पैगाम आपको दे रहा है? पाकिस्तान गया, पाकिस्तान पे ये हो गया, इतने लड़ाकू आ गए। और भाईजान, लड़ाकुओं का मुकाबला करने के लिए हमारी एक ज़रार कंपनी काफी है। मैं सर यहां पर एक बात पूछना चाहता हूं। आपने बड़ी जबरदस्त बात की, ये सवाल मैं उठाता हूं और इसका जवाब आपने आज दिया है कि हम उनका पीछा करेंगे। जो लोग जिस जगह से भी आते हैं, जिस मुल्क से भी आते हैं, हम उनकी कमीनगाहों में जाएंगे। और ये हुआ भी, हमने ईरान में देखा, हमने अफगानिस्तान में देखा कि उनके कमीनगाहों को निशाना बनाया गया, और ये बहुत जरूरी है। बड़ा अच्छा फैसला है हुकूमत और रियासत का। लेकिन सर, आप क्रॉस बॉर्डर करके इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड ऑपरेशन, दहशतगर्दों को मारने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन केपीके में जो बैठे हुए दहशतगर्द और उनके सहूलतकार हैं, उनका वजीर आला कोई एक्शन लेने के लिए साफ मना कर रहा है। तो मैं इसीलिए सवाल कर रहा हूं कि बाहर तो आप जा रहे हैं, यहां का भी तो ऐलान करें सर कुछ। देखिए ना डॉक्टर साहब, यहाँ का ऐलान उस तरह तो हमें ज़रूरत नहीं है, लोग वहाँ पे मौजूद हैं। अब तो ये हुआ है कि लोकल जो हमारी आबादी है, हमारे पख्तून भाइयों की, हमारे पाकिस्तानियों की, अब वो पड़ गए हैं उनको। आपने कई वाक़यात सुने होंगे कि उन्होंने रिएक्ट किया है जब उनके इलाकों के अंदर वो आए हैं। अब 45,000 के करीब दहशतगर्दों को वो जो जेल में बैठा हुआ है, जो आज भी पाकिस्तान का बदख्वाह है और पाकिस्तान के लिए बदख्वाही की दुआएं कर रहा है और बर्बादी की दुआएं कर रहा है, और उसने 45,000 ला के बसाए हैं।
अब डेली आपको पता होगा उनका मुकाबला किया जा रहा है केपीके के अंदर, और इसमें अब सिविलियन आबादी भी शामिल हो गई है फौज के साथ कि वो उनका मुकाबला कर रहे हैं। तो वो मुकाबला भी जारी रहेगा। और ये मैं आपको बताऊं, किसी को भी, ये जितने हमारे इर्द गिर्द हमारी, मैं कहता हूं सिंध हो, बलूचिस्तान हो, केपीके हो, कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, हम एक इकाई हैं सर। पंजाब, हम सब एक दूसरे के लिए मैं समझता हूं खड़े होने वाले लोग हैं, और हमारे दिल बहुत बड़े हैं सर, एक्शन बहुत बड़े हैं। हाँ ठीक है सर, एक्शन होगा, एक्शन होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा सर, मैं एक बड़ा अहम सवाल करने जा रहा हूं, और ये सवाल गर्दिश कर रहा है, तो आप इसका जवाब दीजिए। आपने एक पॉइंट भी उठाया है कि नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ और अपोजिशन के कुछ लोग नहीं आए, और ये लोग ये कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी गलती है, हालांकि इमरान खान ने इसकी तायीद की, जो कि इनकी एक बड़ी सियासी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। दुनिया में ऐसा नहीं होता है, इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी और कौमी मामलात पे सब एक जगह जमा होते हैं। लेकिन सर कुछ लोग एक सवाल उठा रहे हैं, हनीफ अब्बासी, वो सवाल मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। इस इजलास में मुल्क के 3 दफा वजीर आजम बने हुए PMLN मुस्लिम लीग नून के सरबरा कायद, वो भी शरीक नहीं हुए, तो ये क्या मैसेज दिया उन्होंने सर? देखिए, पहले नहीं, मैसेज की बात नहीं है डॉक्टर साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि किसी का बीमार होना पूछ के तो नहीं कोई बीमारी आती। वो नवाज शरीफ जो हर रमज़ान शरीफ में मक्के में मौजूद होते हैं, मदीने में मौजूद होते हैं, आज नहीं जा सके। तो अगर वो सेहतमंद होते तो वो चले जाते। और दूसरी बात कि उनकी पूरी पार्टी की नुमाइंदगी, हमारा तो एक बंदा जिसको इनवाइट किया था प्राइम मिनिस्टर साहब ने, सब मौजूद थे। उनकी नुमाइंदगी वज़ीर आला पंजाब कर रही थी, उनकी नुमाइंदगी वज़ीर आज़म पाकिस्तान कर रहे थे। उनके विजन को बढ़ाने के लिए सारी गुफ्तगू उन्होंने अपनी अपनी की, वहाँ पे अंदर अपना इनपुट दिया। बीमारी की वजह से वो उसमें शिरकत नहीं कर सके, और उसके अंदर वो उस मेरी बात को सेकंड किया इस बात ने कि जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो कि हर रमज़ान और मुबारक में वो जला वतन होते थे या पाकिस्तान में होते थे, तो वो मदीना शरीफ में होते थे, मक्का में होते थे, आज वो नहीं है। तो उसकी वजह है ना कि वो बीमार हैं, उनकी सेहत ने इजाज़त नहीं दी। लेकिन क्या दूसरी पार्टी जिसकी तरफ हम तनकीद कर रहे हैं, क्या उनका कोई एक नुमाइंदा मौजूद था? चले, उनका बानी जेल में था, तो उनका चेयरमैन था, उनका लीडर ऑफ द अपोजिशन था, उनके फलां लोग थे, उनका ना जाकर उन्होंने तकवीयत दी है उस नज़रिए को जो दहशत गर्दों ने अपनाया हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ। ये दहशत गर्दों के साथ खड़े हुए हैं, ये दहशत गर्दी के साथ खड़े हुए हैं। ये इसमें कोई कौम को दूसरी बात समझने से मैं समझता हूँ कासर रहना चाहिए, और पूरी कौम को इस वक्त यक जुबान होकर इस दहशत गर्दी के जंग के खिलाफ मैं कहता हूँ नबर आजमा होना चाहिए। सर, फौज अपना काम कर रही है, पूरी कौम आप फौज के साथ खड़ी है। दहशत गर्दी में चंद लोगों को छोड़कर पूरी फौज के साथ लोग खड़े हैं, हुकूमत के साथ खड़े हैं, सूबाई हुकूमत के साथ खड़े हैं। लेकिन सर ये सवाल भी उठा रहे हैं कि मरकजी हुकूमत और सूबाई हुकूमत की बड़ी कमजोरियां देखने को मिल रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे, दहशत गर्दी पे कोई पॉलिसीज नहीं है। 2014 की नेशनल एक्शन प्लान बना था, वो भी इम्प्लीमेंट नहीं होता है। तो आप मानेंगे कि गवर्नेंस के हवाले से मरकजी और सूबाई दोनों हुकूमतें डॉक्टर साहब, फैसला मैं आप पे छोड़ने लगा हूं, मैं बाकी सूबों का मुकाबला इसलिए नहीं करूंगा। जब सिंध पे और पंजाब जब मुकाबला आपस में करते हैं ना, तो फिर भी अच्छा लगता है, मुझे बुरा नहीं लगता। वो कहते हैं हमने हॉस्पिटल अच्छे बना लिया, हम कहते हैं हमने बना लिया, वो कहते हैं हमने इलेक्ट्रिक बसें चला लिया, हमने कहते हैं हम। मुझे बताएं, 13 साल से जिनके पास सूबा है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल वहाँ बिगड़ी हुई है या पंजाब में बिगड़ी हुई है या सिंध में बिगड़ी हुई है? या मुझे बताएं, 13 साल से जिनके पास सूबा है, जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को संभालना था, वो तो अपना हथियार फेंक के बैठे हुए हैं। उन्होंने सूबे को खड़ा करना था, उन्होंने अपनी CTD को, उन्होंने अपनी पुलिस को खड़ा करना था, उन्होंने करना था ना। तो जहां तक मरकजी हुकूमत का ताल्लुक है, मरकजी हुकूमत ने 1 साल के अरसे में 25 करोड़ आवाम की रोटी का बंदोबस्त किया है। 1 साल के अंदर अंदर इंटरेस्ट रेट से लेके, रिजर्व से लेके, तरसीलात ज़र से लेके, आप इन्फ्लेशन से लेके, आप देखिए कौन सी फिगर है
जो दुनिया की इकोनॉमी को मॉनिटर करने वाले इंस्टीट्यूशन ने पाकिस्तान को बेहतर करार ना दिया हो, और साथ साथ फिर ये लड़ाई भी लड़ रहे हैं पाकिस्तान और पाकिस्तानी हुकूमत, और अपनी फौज की पुष्ट में भी खड़े हैं, सिपह सलार के साथ भी खड़े हैं। आज जिस तरीके से सिपह सलार को निशाना बनाया जा रहा है वो भी आपके सामने है। आप देखें, लोगों की इज्जतों को पामाल करने की कोशिश की जा रही है। माँ, बहन और बेटी जो है डॉक्टर साहब, वो तो सबकी सांझी है। मैं एक वाकया अगर इजाजत दे नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुना दूं आपको, कि हातिम ताई की बेटी जंग में गिरफ्तार होकर आती है हजूर के सामने, तो सर नंगा था, तो आपने अपनी चादर मुबारक दे दी। तो साहबा ने कहा, आपने ये क्या किया, ये तो काफिर की बेटी है। तो आपने कहा, बेटी बेटी होती है, वो मुसलमान की हो या काफिर की हो, तो आप अपनी बेटियों को, उनकी इज्जतों को पामाल कर। ये तो पाकिस्तान के कल्चर में कभी नहीं हुआ था डॉक्टर साहब, कभी हुआ था डॉक्टर साहब? सियासत के अंदर कभी हुआ था? हम भी 35 साल से पॉलिटिकल वर्कर हैं। ये कौन सी गंदी सियासत है? ये कौन सा मुआशरे को और नौजवान नस्ल को जो है किस तरफ धकेलने की कोशिश की जा रही है? एक पैसे की खातर, वायरल होने की खातर, हुकूमत की जिम्मेदारियां की खातर, मरकजी हुकूमत की, सूबाई हुकूमत की। देखिए, केपीके सिर्फ एक मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी ये है डॉक्टर साहब, सुन लें, जहां आप सुन लें डॉक्टर साहब, सुन लें, तो वहां क्या हो रहा है सर? डॉक्टर साहब, जो भी फेक वीडियो के जरिए, फेक न्यूज के जरिए किसी की इज्जतों को पामाल करेगा, उस मरकजी हुकूमत उसकी गर्दन को दबाएगी। ये मेरा आपसे वादा है। और जो दहशतगर्दी हो रही है उस पर सर आपका लाएअमल कहां है सर? कोई लाएअमल सूबाई लाएअमल डॉक्टर साहब आ गया ना, डॉक्टर साहब लाएअमल आपको दे दिया। पहली दफा मैंने तो कोई अंडर द कारपेट बात ही नहीं की। लाएअमल ये है, हुकूमत एक्शन लेने जा रही है। डॉक्टर साहब, हुकूमत का मैंने पहले बता दिया, हुकूमत चाहे वो पहाड़ों में जाए, यहां भी होगा, यहां से बाहर भी होगा डॉक्टर साहब। चाहे वो जिस मुल्क में जाएंगे डॉक्टर साहब, जिस जगह पे जाएंगे उनका पीछा किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। किसी स्टेज पे मजीद देंगे। हनीफ अब्बासी साहब, आपने अपना बड़ा कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, ये थे हनीफ अब्बासी, वफाकी वजीर रेलवे, रहनुमा मुस्लिम लीग नून। आपका बहुत शुक्रिया। वक्त खत्म हुआ चाहता है, डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।